गुड आफ्टरनून सर। कल के क्लास से किसी को डाउट है? लास्ट लेक्चर से किसी को डाउट है कुछ? बोलो फ्रेंड्स। लैटिस एंथैल्पी। गुड आफ्टरनून सर। देखो, आप सबने सॉल्ट देखा है, ठीक है? अभी सॉल्ट कैसा, जब आप पानी में डालो तो वो टूट जाता है, ठीक? तो टूटता क्यों है? तो वाटर का जो हीट एनर्जी है वो वहाँ पे यूज होता है उस सॉल्ट को तोड़ने के लिए। मतलब NaCl टूटता है Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है? तो इसको एक बार हम बोर्ड में देखते हैं। तो बोर्ड विजिबल है सबको? बोर्ड विजिबल है ना? देखिए, हम लोग जनरल चीज ले लीजिए। ये हमारे घर का ग्लास है, हमने क्या किया है, इसमें पानी भर दिया और इसमें हम ऐड कर देते हैं NaCl, ठीक है? तो पानी में जाने के बाद ये क्या होता है, ये ब्रेकआउट होगा किसमें? तो Na प्लस और Cl माइनस में ब्रेकआउट हुआ, ठीक है? तो ये जो ब्रेकआउट होता है, ये ब्रेकआउट जनरली किसके वजह से होता है? तो एनर्जी प्रेजेंट इन वाटर मॉलिक्यूल्स, जो हीट एनर्जी वाटर में प्रेजेंट है उसके वजह से ये ब्रेकआउट होता है, ठीक? अब यहाँ पे जो ब्रेकआउट हो रहा है, तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि जो एनर्जी है वाटर का वो लग रहा है इसको तोड़ने के लिए। तो इस चीज को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द ionic compound या ionic molecule into its constituent ions, ठीक है? it's called lattice it's called lattice energy, ठीक है? देखिए, इस चीज में वाटर का जो एनर्जी है वो लैटिस एनर्जी कहलाएगा। अब देखो, इसका ठीक अपोजिट चीज कंसिडर कीजिए। अपोजिट कंसिडर करने का मतलब है कि जब NaCl का फॉर्मेशन होता है तो उस कंडीशन में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी बहुत सारे आयंस होंगे। सोडियम के बहुत सारे आयंस होंगे, क्लोरीन के बहुत सारे आयंस होंगे, ठीक है? तो ये आयंस जो है ये गैसियस फॉर्म में होते हैं और ये आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक? तो अट्रैक्शन के वक्त क्या होता है कि एक अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो रिलीज होता है। अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ठीक? ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है ये नेगेटिव फॉर्म में होता है, जिसको आप कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। लैटिस, अब देखिए लैटिस एक्चुअली कहते क्यों है? तो यहाँ पे आप देखो, अगर आप नमक को देखो,
ठीक है। तो नमक जो है एक छोटे छोटे दाने का कंपोजिशन है, ये इतना छोटा छोटा एक दाना होता है नमक का, और ये जो दाने हैं ये ही मिलके पूरा नमक का निर्माण करते हैं। तो इस चीज ये जो है ना, ये एक्चुअली दिखता है हमको क्रिस्टल्स के फॉर्म में, क्रिस्टल्स के फॉर्म में, और क्रिस्टल्स जो है वो बेसिकली सॉलिड्स के लिए डिफाइंड है। तो यहाँ पे जो क्रिस्टल है वो क्रिस्टल का दूसरा नाम यहाँ पे हम लैटिस यूज करते हैं। ठीक। तो लैटिस का फॉर्मेशन के लिए, या यूं कहिए तो सॉलिड के फॉर्मेशन के लिए जो एनर्जी रिलीज होता है वो आयन से, मतलब गैसियस आयन से, उसको हम कहते हैं लैटिस एंथैल्पी। अब देखो यहाँ हम यहाँ पे इस जगह पे एनर्जी यूज कर रहे हैं और इस जगह पे हम एंथैल्पी यूज कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एनर्जी सप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ वाटर, और यहाँ पे जो एनर्जी है वो एनर्जी रिलीज हो रहा है, ठीक, एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उस पर कांस्टेंट रखा जाता है, और जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोल लिया जाता है। ठीक है। तो इस वजह से इसको हम डिफाइन करते हैं लैटिस एंथैल्पी के लिए, और यहाँ हम डिफाइन करते हैं लैटिस एनर्जी के लिए। लेकिन बेसिकली लैटिस एंथैल्पी एनर्जी कई बार सेम भी लिखा जाता है, दोनों एक ही चीज माने जाते हैं कई बार। ठीक। लेकिन जब डिफरेंस पूछा जाए तो हम इस टाइप से इसको डिफाइन करते हैं। तो लैटिस एंथैल्पी क्या हो जाएगा, क्या करेंगे हम डेफिनेशन, कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 mole of a gaseous substance या gaseous ions combine to form a lattice crystal या फिर ionic crystal। ठीक है। देखो डेफिनेशन मैंने वहां लिखाया है नोट्स में, इसलिए मैं यहाँ डेफिनेशन लिख ले रहा हूँ। समझ में आया अभी प्रांशु? और किसी को डाउट है कुछ कल के लेक्चर से? और किसी कुछ डाउट है कल के लेक्चर से? ठीक है तो भी लिखे, नहीं है तो भी लिखे, ठीक है, ताकि मैं आगे चलूँ। पीडीएफ दिख रहा है? जो कल ये आना था, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, तो आयनिक कंपाउंड्स है, तो आयनिक कंपाउंड्स हम जनरली उसका क्या बता सकते हैं, उसका फिजिकल अपीयरेंस दे सकते हैं, बेस्ट है फिजिकल अपीयरेंस दे। उसके बाद उसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दें, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है। उसका हीटिंग में बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट दें। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज है जो आप जनरली याद रख सकते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी, द आयनिक सब्सटेंसेस आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट और एक्वस मीडियम। ठीक है। यहाँ पे देखिए मोल्टेन स्टेट कहने का मतलब है कि जब हम आयनिक कंपाउंड्स लेते हैं, जैसे KCl अगर हम ले, या MgCl2 लें, या फिर CaOH2 लें, इस टाइप के आयनिक कंपाउंड्स अगर हम लेते हैं, तो ये जो इलेक्ट्रिक सप्लाई करते हैं या हीट सप्लाई करते हैं या हीट का जनरेशन करते हैं, तो ये अपने फ्यूज स्टेट में रहते हैं। फ्यूज स्टेट कहने का मतलब मॉल्टेन स्टेट, चाहे एक्वस मीडियम आप कह लीजिए, उस कंडीशन में ये सब अपने आयंस में ब्रेकआउट रहेंगे इस टाइप से। ठीक है। तब जाके यहाँ इससे इनसे मतलब हीट का ट्रांसफरेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी का ट्रांसफरेंस होता है या प्रोडक्शन होता है। अगर ये सॉलिड स्टेट में रहेंगे तो ये सब हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों में से कुछ भी सप्लाई नहीं कर सकते। सिंपल एग्जांपल आप ले सकते हैं अपने घर का नमक। हमको पता है कि सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन उसी जगह पे उसी जगह पे अगर हम सिर्फ सॉल्ट को कंसिडर करें तो हमको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल है, हम यूज कर सकते हैं। सॉल्ट वाटर इज अ ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट द सॉल्ट itself is not a great conductor of electricity.
ये एक एग्जांपल है। Then in both these salts, the lattice is broken and ions are free to conduct electricity and heat. Second point, due to stability of lattice, ionic compounds have high melting and boiling points. जो ionic compounds होते हैं उनके boiling और melting point काफी high होती है, because इन सब में क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफरेंस होता है, और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, जो जैसे ये जो पकड़ने का तरीका देखो, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों का काफी स्ट्रांग होता है। अभी आप खुद का हाथ से ऐसे पकड़ो तो इसको हम छुड़ा नहीं पाएंगे, लेकिन ऐसे रखो अगर तो फट से निकल जाएगा। ठीक है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयनिक कंपाउंड में काफी स्ट्रांग होता है, इसके वजह से इनका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। देन पॉइंट नंबर 3, the bond in ionic compounds is non-directional. In these compounds, each ion, that is cation or anion, has a uniformly distributed electric field. So one cannot predict whether a particular ion is bonded to this or that ion. कहने का मतलब देखो, एक चीज ध्यान रखिए कि देखो इससे पहले मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। सिंपल एग्जांपल है CH4 का। इसको आप ढंग से देखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और हमें आगे जाके बहुत काम आएगा। CH4, अभी हर कोई बता सकते, सबको बताइए CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। CH4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, चलिए सबको लिख के आंसर जवाब दीजिए। CH4 का स्ट्रक्चर कैसा पढ़ा है आपने मीथेन का? पता है किसी को स्ट्रक्चर क्या कहते हैं CH4 के स्ट्रक्चर को? बाकी लोगों को कुछ पता है? टेट्राहेड्रल का नाम सुना है क्या आपने? मीथेन के स्ट्रक्चर के लिए मीथेन टेट्राहेड्रल होता है, ऐसा सुना है आपने कभी? चलो, तो हमने सुना है, बाकी लोगों ने अच्छा सबने सुना है। ठीक है, तो वो जो टेट्राहेड्रल है ना, वही उसका स्ट्रक्चर है। तो देखिए अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखो स्क्रीन पे आपको मीथेन दिख रहा है। ठीक, तो ये जो मीथेन है, ये मीथेन हम जनरली अपने कॉपी में इस टाइप से बनाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो स्ट्रक्चर है टेट्राहेड्रल का, वो हमको ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमारा टेट्राहेड्रल का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब देखो इस थर्ड पॉइंट का सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि थर्ड पॉइंट में क्या लिखा गया है कि आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल। देखिए यहाँ पे लिखा है आयनिक कंपाउंड्स आर नॉन डायरेक्शनल। ठीक, मतलब आयनिक कंपाउंड्स का कोई भी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होगा। इस चीज को ध्यान रखिए, एकदम कंपल्सरी। आयनिक कंपाउंड्स का कोई भी प्री डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता है। स्ट्रक्चर हम पढ़ते हैं सिर्फ कोवैलेंट कंपाउंड का। ठीक है, कोवैलेंट कंपाउंड का हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे कि स्ट्रक्चर बनता कैसे है। मतलब हम लिखते कॉपी में ऐसा है, लेकिन एक्चुअल में हमको ऐसा देखने को मिलता है। ये सब क्यों होता है, ये चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आपको क्या ध्यान रखना है कि आयनिक कंपाउंड्स की कोई फिक्स्ड ज्योमेट्री नहीं होती है, लेकिन कोवैलेंट कंपाउंड का फिक्स्ड ज्योमेट्री होता है। जब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो इस थर्ड पॉइंट में ये चीज लिख लेंगे, या एक काम करो, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, आप फिलहाल अपने कॉपी में लिख लीजिए। Ionic compounds do not have fixed geometry.
ठीक है, और यहाँ लिख दे रहा हूँ कोवेलेंट कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड ज्योमेट्री। ठीक है, इसको आप कॉपी में लिख लीजिए, जब नोट्स बनाएंगे तो आप प्रॉपरली लिख लेंगे। ठीक है, ये थर्ड पॉइंट जो है इसी चीज को बताता है। देन पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 है दीज आर सॉल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट्स लाइक वाटर। ठीक है, पोलर सॉल्वेंट्स का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया है, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों रहते हैं। जैसे हमारा वाटर है H2O, तो H2O में हमारे पास दोनों चीज होता है। ठीक है, प्लस चार्ज भी और माइनस चार्ज भी। तो ये H प्लस और OH माइनस में ये मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, तो इसको हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूशन में दो चीजें होता है, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। तो जिन सॉल्वेंट में माइनस और प्लस चार्ज प्रेजेंट हो उसको हम कहेंगे पोलर सॉल्वेंट, और जिनमें माइनस और प्लस चार्ज प्रेजेंट नहीं हो इनको हम कहेंगे नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे बेंजीन, बेंजीन में प्लस और माइनस चार्ज नहीं होता है, तो इसको हम कहते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो पोलर सॉल्वेंट में घुलेगा और नॉन पोलर सॉल्वेंट में नहीं घुलेगा। ये है फोर्थ पॉइंट हमारा। ठीक, देन पॉइंट नंबर 5, आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। मतलब कहने का मतलब आयनिक कंपाउंड जो है वो क्रिस्टल स्ट्रक्चर शो करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक ड्राइंग दिखा रखा है NaCl का। ठीक है, इस कंडीशन में जो रेड डॉट है यहाँ पे ये हमारा सोडियम है और दोनों साइड से हमारा क्लोरीन है। ठीक, तो ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है NaCl के क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, जिसको स्टडी किया जाता है। और इसका जो स्ट्रक्चर स्टडी है आप 12th में पढ़ेंगे, सॉलिड स्टेट चैप्टर, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वहाँ पे इसका स्टडी आप बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। चलिए इस सारे पॉइंट्स को आप एक बार फटाफट देख लीजिए, फिर मैं आगे चलूंगा। देख के हो जाए तो ओके लिखिए, फिर आगे चलेंगे, और कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। डाई इलेक्ट्रिक, डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है कि सामने वाले आयंस के इलेक्ट्रिक फील्ड को कमजोर करना, उसके मतलब आयंस को ब्रेकआउट करना। ठीक है, तो वाटर हैज द मैक्सिमम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, लगभग 80 के आसपास का वैल्यू होता है, 80 79 ऐसा वैल्यू होता है। देखो यहाँ डेफिनेशन में लिखा भी है, डाइलेक्ट्रिक इज अ मटेरियल व्हिच weakens the electric field. When the electric field is weakened, the ions are relatively free to go in water. ठीक है, water has a maximum dielectric constant, इसको ध्यान रखिए हमेशा, या कहीं है तो पॉइंट आउट करके लिख लीजिए। हो गया सभी पॉइंट। देखो यहाँ पे क्रिस्टलाइन की बात, यहाँ क्रिस्टलाइन वर्ड लिखा हुआ है, क्रिस्टलाइन का मतलब होता है सॉलिड, सॉलिड सब्सटेंस की हम बात करते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 1, ये कल मैंने नहीं कराया था। ठीक है, वाई NaCl इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। तो इसका जो आंसर है वो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट से निकल के आता है कि सॉलिड स्टेट में आयंस फ्री नहीं होते, ठीक है, मूव करने के लिए, जिसके वजह से हमारा ये बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को आप अपने नोट्स में लिखेंगे,
बिकॉज ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार पूछे जाते हैं। देन नेक्स्ट है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये बेसिकली अगर इसे हम एक सिंगल लाइन में डिफाइन करें या दो तीन वर्ड्स में डिफाइन करें तो इसको हम कहेंगे क्या, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, तो म्यूचुअल शेयरिंग कहने का मतलब है कि एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूसरे एटम को शेयर करेगा और उससे थोड़ा सा उसका इलेक्ट्रॉन का पोजीशन को शेयर करेगा। ठीक है, श्योर। अब जैसे आप स्कूल जाते हैं, टिफिन लेके जाते हैं, तो 10 लोग कैसे टिफिन खोले और सब थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के टिफिन में खाना खाते हैं, तो वहां पे हम कर क्या रहे हैं, म्यूचुअल शेयरिंग कर रहे हैं अपने टिफिन की। तो सेम कंडीशन यहाँ पे है कि एक एटम दूसरे एटम को अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो थोड़ा सा शेयर करता है और तब जाके अपने अपने ऑक्टेट को पूरा करता है और बॉन्डिंग का फॉर्मेशन करता है, या यू कहे तो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। Langmuir first introduced covalent bond in 1919, a force which binds atoms of same or different elements by mutual sharing of electrons is called a covalent bond. The atoms involved in bond formation contribute equal number of electrons for sharing. The shared pair of electrons which is responsible for bond formation is called bond pair or shared pair of electrons. कंसिडर देखो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है मैंने F2 मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो यहाँ पे जो आप पढ़ेंगे या जो भी क्वेश्चन आएगा ये बेसिकली लिविस के डॉट स्ट्रक्चर को लेके बनाया जाता है। अब कोई भी मॉलिक्यूल आप ले लीजिए तो उसमें हम करेंगे क्या, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हम इलेक्ट्रॉन्स शो करेंगे और उसके बाद बॉन्डिंग करेंगे ऑक्टेट पूरा करने के लिए। यहाँ पे देखिए फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, अभी इनको क्या चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन दोनों को चाहिए ताकि इनका ऑक्टेट पूरा हो जाए। ठीक है, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेंगे। इस कंडीशन में जो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे दोनों का एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, इसको हम कहते हैं शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इसको हम कहेंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें दो टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक तो हो गया शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और एक होता है इस टाइप का इलेक्ट्रॉन्स जो किसी भी बॉन्डिंग में काम नहीं आता, वो सिर्फ पड़ा हुआ रहता है, इसको हम कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैंने शायद लोन पेयर आपको पहले भी बताया है और फिर से बता दे रहा हूँ, वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में काम नहीं आते ऑक्टेट पूरा करने के लिए, जो सिर्फ बाहर के वैलेंस सेल में होते हैं, उनको हम लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज और, इसमें जब हमारा लिविस डॉट स्ट्रक्चर बन जाता है तो हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से F, उसके बाद एक सिंगल डैश का लाइन और फिर से F, मतलब जो भी मॉलिक्यूल का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं उसको दिखाते हैं। तो जो ये बॉन्ड पेयर है हमारा, या यूं कहिए तो शेयर्ड पेयर है, उसे हम डैश लाइन से दिखाते हैं, मतलब एक लाइन हमको दो इलेक्ट्रॉन्स को शो करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिए, एक एक लाइन हमें दो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर शो करता है। देखो अगर हमको नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड निकालना है तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ, फॉर्मूला लिख सकते हैं, नंबर ऑफ कोवेलेंट bond is equal to total number of shared electrons divided by 2। ठीक है, तो हमको नंबर ऑफ बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला है। जब यहाँ पे देखिए हमारे पास
टोटल नंबर ऑफ शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, तो टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 2 है। अब उसको हम डिवाइड कितना करेंगे, तो 2 से, तो हमको यहाँ पे कितना बॉन्ड मिल जाएगा, एक बॉन्ड हमको मिल जाएगा। तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए ये फॉर्मूला आप लिख लेंगे, ये फॉर्मूला मैंने यहाँ नोट्स में नहीं डाला है, और एक तरह से ये कॉमन सेंस का भी फॉर्मूला आप कह सकते हैं कि एक बॉन्ड बनाने के लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत होता है। Then the valence electrons not involved in sharing are known as non-bonding or lone pairs or unshared electron pairs. In the above example, fluorine has 3 lone pairs and 1 bond pair. अब यहाँ पे देखिए एक फ्लोरीन के पास कितना है, यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है और 3 लोन पेयर है। Note that now both of fluorine atoms now have 8 electrons each in their outer shell. In a more simple way, Lewis dot formula can be expressed by using a dash instead of this dot. ठीक है, डॉट की जगह हम डैश भी लिख सकते हैं। अब टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो सबसे पहला है हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये तब बनता है जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो दो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होता है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स का जब शेयरिंग होता है तब हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। मतलब फ्लोरीन का यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है और इस फ्लोरीन का 1 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है, तो हमको सिंगल कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास डबल कोवलेंट बॉन्ड। डबल कोवलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जब टोटल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 4 हो जाए तो वहां पे हमको डबल कोवलेंट बॉन्ड देखने को मिलता है। जैसे ऑक्सीजन की बात करें अगर यहाँ, तो ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 6 होते हैं, तो इसमें इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए और इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 4। ठीक है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होनी चाहिए। तो हम यहाँ से जो अभी फॉर्मूला देखे थे नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, तो हम इसको डिवाइड करेंगे 2 से, हमको कितना मिल जाएगा नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, मतलब टोटल 2 नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हमको मिल जाएगा। तो ये फॉर्मूला आप ऐसे भी लगा के किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड चेक कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है जैसे O2 का फॉर्मूला है, तो हम डायरेक्टली वहां से देखेंगे कि भाई ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए दोनों को, और उसके बाद उसे हम 2 से डिवाइड करेंगे और तब जाके हम बताएंगे कि इसमें 2 कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे देखिए when the atoms share 2 electron pair the bond formed is called double covalent bond। ठीक है, एग्जांपल है ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है, और उसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है, इसके लिए वो क्या करता है अपने पास से ये इस टाइप से 4 इलेक्ट्रॉन्स के ये शेयरिंग करते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारे पास ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, 3 कोवलेंट वाले बॉन्डिंग पेयर्स। When the atoms share 3 electron pair, the bond formed is called triple covalent bond। जैसे नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2 मॉलिक्यूल फॉर्म होता है, तो इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 5 है। अब इनको कितना चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो इनको +3 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए इन दोनों को। तो ये दोनों क्या करेंगे, ये इसको शेयर करेगा, ये इसको शेयर करेगा और ये इसको शेयर करेगा। इस कंडीशन में हमको यहाँ पे शेयरिंग कितना मिल रहा है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग देखने को मिल रहा है। ये और इसके पास लोन पेयर कितने बचे हैं, ये हमारा लोन पेयर हो गया। तो बॉन्ड कितने बनेंगे, टोटल 3 बॉन्ड्स देखने को। अभी देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 6। इसको हम डिवाइड करेंगे कितने से, तो 2 से, हमको यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स कोवलेंट बॉन्ड कितना मिल जाएगा, 3। ठीक है, ये हमारा टोटल नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड हम ऐसे डिवाइड करेंगे। और नाइट्रोजन में, या यूं कहिए तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में
एक लोन पेयर होता है, लोन पेयर को देखो शॉर्ट में एलपी लिखते हैं, ठीक है, और 3 बॉन्ड पेयर होता है जिसको हम शॉर्ट में 3BP लिखेंगे, ठीक है। किताब में आपको ये शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 1 LP एंड 3 BP, मतलब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। किसी को डाउट है यहाँ तक? तीनों बॉन्ड समझने में कोई डाउट है या कोवेलेंट बॉन्ड समझने में कोई डाउट है? बाकी लोगों को ठीक है। देन नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। सबसे पहला स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जो है, देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में जब मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है तो एक ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन से इस टाइप से म्यूचुअल शेयरिंग करते हैं, मतलब जो बॉन्डिंग है वो इतना ही होता है, ठीक है, इस टाइप से कम होता है। तो इसके वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक। अब कम हो जाता है तो जो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स हमको देखने को मिलेगा वो किस फॉर्म में मिलेगा? तो लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा, चाहे गैसेस के फॉर्म में हमको देखने को मिलता है। लेकिन यही चीज जब हम आयनिक की बात करें, आयनिक बॉन्ड की बात करें, तो उस केस में कैसा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसके वजह से वो हमको सॉलिड के फॉर्म में देखने को मिलता है। लेकिन कोवेलेंट कंपाउंड्स में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। सबसे पहला एक्सेप्शन ग्राफाइट, देन डायमंड, यूरिया, शुगर, देन F16 भी जो है आपका, ये आपका क्या बोलते हैं, F16 C60, ये आपका कार्बन का ही कंपाउंड है जो काफी स्ट्रांग होता है। ये एकदम फुटबॉल की तरह एक मॉलिक्यूल दिखता है, ठीक है। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स के जो सॉलिड में होते हैं, लेकिन जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स लिक्विड और गैसेस फॉर्म में पाया जाता है। देन सेकंड पॉइंट, नॉन कंडक्टिंग, ठीक है। अब कोवेलेंट कंपाउंड जो है ये नॉन कंडक्टिंग है, उसमें से ग्राफाइट को छोड़ के, ग्राफाइट से इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस होता है, हीट कंडक्टेंस होता है, लेकिन बाकी सब में नहीं होता। वो इसलिए क्योंकि इसमें आयंस नहीं होते, इसमें आयंस का प्रेजेंस नहीं है, ये अपने आयंस में नहीं टूट सकते, इस वजह से इसमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन नहीं होता है। आप सिंपल एग्जांपल अपने घर पे देख सकते हैं। देखो घर पे क्या है, आप नमक चीनी का घोल बनाओ, सॉरी नमक चीनी नहीं, आप नमक और पानी का घोल बनाओ और एक चीनी और पानी का घोल बनाओ, तो जो आपका नमक का घोल होगा उसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, लेकिन शुगर का सॉल्यूशन से पास नहीं करेगा। वो इसलिए क्योंकि देखो दोनों के घुलने में फर्क है। तो फर्क क्या है इसको हम देखते हैं। तो देखो ये हमारे पास क्या है, वाटर, ठीक। तो वाटर में जो हमने नमक डाला, तो ये जो नमक है वो इस टाइप से टूटता है, Na+ और Cl- में टूटता है, ठीक। तब जाके ये हमको सोल्यूशन देखने को मिलता है और कहते हैं क्या कि नमक पूरी तरीके से पानी में घुल गया है। लेकिन जब हम चीनी की बात करें, शुगर की बात करें, तो इसको कैसे समझा जाता है कि भाई इसमें होता क्या है? देखो सबको पता है कि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होते हैं आपस में, ठीक है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा डिस्टेंस होता है, खाली जगह होता है। तो जो हम शुगर यूज कर रहे हैं वो शुगर करता क्या है कि इन खाली जगहों के बीच वाला जो एरिया है इसको जाके वो भरता है, मतलब यहाँ आके वो चीनी का जो क्यूब है वो आके बैठ जाएगा इस बीच वाले जगह पे, ठीक। अब इस जगह पे बैठता है तो हमको क्या लगता है कि चीनी जो है वो टूट गया है और अपने आयंस में ब्रेकआउट हो गया, लेकिन वो आयंस में ब्रेकआउट नहीं होता, उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो छोटे हो जाते हैं और इसमें जाके घुस जाते हैं। तो हम कहते क्या है कि ये सॉल्यूबल तो है, इसमें मिक्स तो हो रहा है, लेकिन इसके वजह से यहाँ पे हमको कोई भी इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिक मोबिलिटी देखने को नहीं मिलता। वो इसलिए नहीं मिलता क्योंकि ना ही कार्बन का आयन फॉर्म होता है, ना ही हाइड्रोजन का आयन फॉर्म होता है, और ना ही ऑक्सीजन का आयन फॉर्म होता है। तीनों में से किसी का भी आयन हमको देखने को नहीं मिलता है। लेकिन सॉल्ट के केस में कैसा है, तो हमको इन दोनों का आयंस देखने को मिलता है, ठीक
ठीक है। और सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक करंट तभी सप्लाई होगा जब उसमें आयंस का फॉर्मेशन होता हो। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है इसके लिए कि आयनिक कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं और नॉन आयनिक कंपाउंड्स जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं शो करते हैं। उसका मेन रीजन यही है। एक्सेप्शन में रहेगा तो ग्रेफाइट। देन पॉइंट नंबर 3, लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। क्योंकि इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफी कम होता है, काफी कम मतलब आयनिक कंपाउंड से कंपैरिजन में काफी कम होता है, इस वजह से इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट दोनों कम होता है। देन नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। कोवलेंट कंपाउंड्स आर इनसॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट्स बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, तो जो अगर हम कोवलेंट कंपाउंड को ले तो वो जो है बेंजीन में सॉल्युबल होगा और नॉन पोलर में सॉल्वेंट, जैसे वाटर में अगर हम ले तो वाटर में इनसॉल्युबल होगा। आप ऐसा कह सकते हैं जैसे मान लो यहाँ पे हमने आयोडीन यूज किया है तो आयोडीन जो है वो बेंजीन में घुल जाएगा, लेकिन अगर इसी जगह पे हम वाटर में आयोडीन यूज करें तो यहाँ पे ये बेंजीन तो वाटर में नहीं घुलेगा। ठीक, दोनों का बेसिक डिफरेंस यही होता है। Then molecular reactions, these reactions are non-ionic in nature। ठीक है, मॉलिक्यूलर रिएक्शन जो है ये आयोनिक नेचर नहीं शो करते क्योंकि ये आयंस में नहीं टूटते। ये सिर्फ करते क्या है तो एक बॉन्ड को तोड़ते हैं और दूसरे बॉन्ड को बनाते हैं। जैसे एग्जांपल अगर हम देखें तो एक सिंपल रिएक्शन को देखिए, जैसे ये है हमारा H2 प्लस O2। ठीक है, अगर हम हीट सप्लाई करें इसको तो ये करेगा क्या, 2H2O का फॉर्मेशन करेगा। ये तो हो गया एक रिएक्शन। फिर दूसरा रिएक्शन देखें तो H2 प्लस O2। अगर इसे हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें 27 डिग्री सेल्सियस पे या 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, रूम टेम्परेचर बेसिकली 27 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन 25 से 27 डिग्री सेल्सियस हम लेके चलते हैं तो हमको यहाँ पे जो फॉर्मेशन देखने को मिलेगा वो H2O2 का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। यहाँ हमको क्या मिल रहा है, यहाँ इस जगह पे हमको वाटर मिल रहा है तो इस जगह पे हमको हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल रहा है। ठीक है, अब हो क्या रहा है, मॉलिक्यूलर रिएक्शंस कहते क्या है, तो इस जगह पे देखिए हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ब्रेकआउट हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ब्रेकआउट हो रहा है और हमको फॉर्म करके क्या दे रहा है तो वाटर का मॉलिक्यूल फॉर्म करके दे रहा है। मतलब एक बॉन्ड है, एक यहाँ पे ओल्ड बॉन्ड है या पुराना बॉन्ड है वो ब्रेक हो रहा है और यहाँ पे न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनिए डेफिनेशन को या मॉलिक्यूलर रिएक्शंस क्या कहता है। ओल्ड बॉन्ड ब्रेक करता है और न्यू बॉन्ड फॉर्म होता है। तो दोनों एग्जांपल में सेम चीज है, दोनों एग्जांपल में रिएक्टेंट का जो ओल्ड बॉन्ड है ये टूट रहा है और जो न्यू बॉन्ड है वो फॉर्म हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे न्यू बॉन्ड हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्म कर रहा है, इसीलिए हम कहते क्या है कि जो कोवलेंट कंपाउंड्स है वो नॉन आयनिक नेचर शो करते हैं। ठीक, ये पहला लाइन का ये इतना मतलब है। Their reactions involve breaking of covalent bonds in reacting species and formation of new bonds in the products. These reactions are generally slow in nature. जो कोवलेंट बॉन्ड्स के जो रिएक्शंस हैं वो स्लो होते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक बॉन्ड का टूटना और एक बॉन्ड का जुड़ना इन दोनों में टाइम लगता है। अभी इसी दो रिएक्शंस को हम देख लें तो जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है रूम टेम्परेचर पे इसको काफी समय लगता है, हो सकता है ये 1 मंथ में ठीक है, ये इतना स्लो प्रोसेस है कि हो सकता है 1 मंथ में हो सकता है इसे होने के लिए 2 मंथ भी लग जाए। ठीक है, ये काफी स्लो प्रोसेस है इस वजह से। देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये भी काफी स्लो प्रोसेस माना जाता है, लेकिन तब जब आप इसमें एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रिकल सप्लाई ना दे तब तक। यहाँ तक डाउट है किसी को? देखिए सभी पॉइंट्स आप एक बार देख लीजिए, कोई डाउट है?